Hello and welcome to our educational channel The Next Level Academy. This is me Donna Vardhan and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT सीरीज। ये जो सीरीज है ऑलमोस्ट सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जो हमारे स्कूल के मित्र हैं स्पेशली बोर्ड्स वाले, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऑल्सो जो हमारे एस्पिरेंट मित्र हैं, जो हमारे एस्पिरेंट दोस्त हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो सीरीज़ होने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्पेशली जो देखा जाता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका ऐसा माइंडसेट होता है कि क्यों हम NCERTs को पढ़े। 12th तक तो पढ़ा था। देखिए जो क्या होता है, 12th तक हमें कुछ याद रहता है नहीं, बहुत कम याद रहता है, सब भूल जाते हैं। तो एक बार क्या है, बेसिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आपका जो नींव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ढांचा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपकी बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगी। अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप कर देंगे तो क्या होगा कि चांसेस है कि आपके फाउंडेशन काफ़ी वीक रहे, आपका बेस काफ़ी वीक रहे और आपका ढांचा, आपका बिल्डिंग टूट जाएगा सिलेबस का। इसलिए देखा जाता है कि अक्सर जितने भी टॉपर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि NCERTs को तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। कुछ ऐसे भी टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने सिर्फ NCERTs को ही किसी किसी सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे ज्योग्राफी में सिर्फ NCERTs पढ़ के ही उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है UPSC के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, गवर्नमेंट जॉब का UPSC हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या आपका SSC हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को आप टारगेट करें, NCERTs अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको इतना नॉलेज रहेगा कि आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में, ये सीरीज़ में मैं आपको स्टोरी टेलिंग वे में समझाऊंगी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाऊंगी, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और जो हमारा नोट्स होगा, नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उसको नोट डाउन करें, क्योंकि आप जैसे नोट डाउन करोगे आपके दिमाग में, ब्रेन में वो बैठता जाएगा। स्क्रीनशॉट क्या होता है, काफ़ी बार डिलीट हो जाती है, काफ़ी बार समझने में प्रॉब्लम होती है और आलस के कारण हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, लिखते नहीं हैं। तो साथ ही साथ आप लिखते जाइएगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। और कोई भी आपको डाउट रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे, आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऑलराइट, so let's start with the series. Okay, so now let's start with the course. All right, so जो class 10 का book है, let me show you once. तो ये है ये book. All right, red color का है, आप देख लो। class 10 का history. Now let me tell you, we are starting with history. Okay, कोई और subject नहीं, हम history से start कर रहे हैं। So history में आपका जो class 10 का syllabus है, उसमें आपके 5 chapters हैं। आप देख लो कौन से chapters हैं। All right, the rise of the nationalism in Europe, then comes your nationalism in India, the making of the global world, the age of industrialization, the print culture and the modern world. तो ये सारे important है, लेकिन जो class 10 के बच्चे हैं उनके एग्जाम में, जो 2025 में आप देने वाले हो बोर्ड्स में, ये जो चैप्टर है स्पेशली द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं आने वाला। ऑलराइट, ये क्यों नहीं आने वाला, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जो एस्पिरेंट्स है, हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे एस्पिरेंट्स हैं, तो ये चैप्टर आप स्किप मत कीजिएगा। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लास 10 का सिलेबस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे ये लिखा गया है NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम के लिए, ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप जो पहला चैप्टर होगा, यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं, 6 सब टॉपिक्स है बुक में। तो हर मैंने सोचा है ये सब टॉपिक्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। हर वीडियो में 2-2 टॉपिक्स मैं कवर करूंगी, अदरवाइज एक वीडियो में करने गई तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे हम ध्यान देंगे। तो और बाकी जो सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, फिर विजुअलाइजेशन द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम मेनली फोकस करेंगे ये 2 टॉपिक्स पे। ऑलराइट, सो फर्स्ट टॉपिक है आपका द राइज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उससे पहले एक हमें फोटो दिया गया है, ये फोटो आपके बुक के स्टार्टिंग में ही दिया गया है। ऑलराइट, तो ये फोटो बनाया गया था फेरेडेरिक सोरियो के द्वारा।
ओके, आई डोंट नो मैं ये नाम सच अच्छे से ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ ठीक से। तो ये थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट, ऑलराइट। तो फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे उन्होंने 1848 के दौरान एक सीरीज बनाया था पेंटिंग का, और उस सीरीज का ये पहला फोटो है, ठीक है। उन्होंने 4 पेंटिंग बनाया था, बेसिकली 4 पेंटिंग बनाया था, और उसका ये पहला सीरीज है, पहला फोटो है। तो उन्होंने क्या बेसिकली ड्राइंग किया था, उन्होंने ये ड्रॉ किया था पेंटिंग में। बेसिकली उन्होंने अपने ड्रीम को बनाया था, ड्रीम को दिखाया था। उनका ड्रीम क्या था, एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे, एक ऐसा दुनिया बनाएंगे जहाँ पे मोनार्की का कोई जगह नहीं है, एक नेशन का एक यूनाइटेड नेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होगी जहाँ पे जनता अपना गवर्नमेंट खुद चूज करेंगे, ठीक है, और इक्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये दिखाया गया है। तो ये पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। पैक्ट बिटवीन द नेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो आप, कितने ये सारे यूरोपियन नेशंस यहाँ पे एक साथ है, एस फॉर्म में है, राइट। अगर आप अच्छे से देखो तो इसलिए इस पिक्चर को क्या कहा है, द पैक्ट ऑफ द नेशन। तो आप याद रखना ये पिक्चर का नाम है द पैक्ट ऑफ द नेशन। तो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all social classes marching in a line to offer homage to Statue of Liberty। तो जो लोग थे यूरोप और अमेरिका के, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और कोई भी सोशल क्लास के हो, ऊपर के हो, नीचे हो, कौन से भी क्लास के हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक साथ मार्च कर रहे थे, ओके, एक साथ लाइन में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देने, श्रद्धांजलि देने। क्यों जा रहे थे, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या कहा गया है, वो एक फीमेल फिगर है, वो लिबर्टी एक औरत का फिगर है, एक हाथ में उसका वो क्या होता है ना, टॉर्च है, आग जल रही है, ठीक है। तो इसका क्या सिंबलाइज होता है कि ज्ञान दे रही है, वो ज्ञान का लाइट है, एनलाइटमेंट का लाइट है, और एक हाथ में उसका चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है, मतलब लोगों का जो अधिकार है उसका एक चार्ट है उसके पास। तो लोग उसके पास जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि उनको इक्वालिटी, लिबर्टी चाहिए थी, और राइट्स जो उनका अधिकार है उनके लिए वो लड़ने जा रहे थे। ऑल्सो अगर आप पिक्चर में देखो, यहाँ पे जो फोटो है, यहाँ पे कुछ दिया गया है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में कुछ फैला हुआ है। यहाँ पे जो आपका एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे राजा तो अकेला रूल करेगा नहीं, उसका अलग इंस्टीट्यूशन होगा, कुछ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होगा, मिनिस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन होगा, पुलिस का इंस्टीट्यूशन होगा। तो उसके जो सिंबल्स थे उसको तोड़ तोड़ के नीचे वहाँ पे फेंका हुआ दिखाया गया है पिक्चर में। जो यूएस और स्विट्जरलैंड वाले जो कंट्री थे, वो ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे, उन्होंने ऑलरेडी यूनिटी उन्होंने ला लिया था, और ये जो प्रोसेशन था, ये जो मार्च था, वो इसको लीड कर रहे थे, ऑलराइट। फ्रांस जो था, आप देखो, फ्रांस जस्ट, ये जो फ्रांस का फ्लैग है देखो, जस्ट पहुंचा था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। इसको फॉलो करते करते जर्मनी, जब ये ड्राइंग बनाया गया था, जब ये पेंटिंग बनाया गया था सोरो के द्वारा, इस फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा, तब जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन था ही नहीं, तब भी इसको, जर्मनी को एक यूनाइटेड नेशन की तरह एक फ्लैग दिया गया था, ठीक है। जर्मन को फॉलो करते करते, जर्मन के लोगों को फॉलो करते करते, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड लंबर्डी, जो कि आज का यूनाइटेड इटली का पार्ट है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग भी पूरे मार्च को, प्रोसेशन को फॉलो कर रहे थे। और अगर आप देखो ऊपर से क्या दिया गया है, हेवन से क्राइस्ट, एंजल्स और जो सेंट्स थे वो देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो है पूरा जो आपका ड्राइंग है उसमें ये बताया गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होता है, हर बार क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में आपको ड्राइंग के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हम ये देखते हैं। नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी में कैसे यूरोप में आया, कैसे फैला, और इसमें जो पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुआ, और लोगों की जो सोच है, मेंटल वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हुआ, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है कि नहीं, हमें छोटे छोटे टुकड़े टेरिटरी में नहीं रहना, एकजुट एक यूनाइटेड नेशन बनना है, वो कैसे बना। सिटीजन्स और रूलर्स जो थे उनके अंदर एक कॉमननेस, एक नेशनल, हम एक है, एकता का एक आइडेंटिटी कैसे बना, एक कॉमन आइडेंटिटी का भाव कैसे बना, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो कॉमननेस है कैसे आया, स्ट्रगल्स ऑफ लीडर्स, ये जो लीडर्स थे और जो कॉमन लोग थे, इनके स्ट्रगल के थ्रू ये कॉमननेस आया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ऑलराइट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वेव ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड। ये जो नेशनलिज्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ, एक बार में तो स्टार्ट हुआ होगा नहीं,
ठीक है, एक दिन उठे नींद से अचानक से और मन किया कि ठीक है आज नेशनलिज्म स्टार्ट, ऐसा तो हुआ नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो अगर आप क्लास 9 से 10th आए हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद होगा, राइट। 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, जो राजा थे, बर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे, किंग लुइस 16, तब फ्रेंच जब थे उनके दौरान ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। टिल 1789 राजा ही पूरा रूल कर रहे थे, एब्सोल्यूट मोनार्की, कोई फॉर्म मतलब कोई चांस ही नहीं है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, ये थोड़ा हाफ डेमोक्रेसी पार्शियल डेमोक्रेसी का भी कोई चांस नहीं है, पूरे जगह पे टेरिटरी में एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी था। लेकिन रिवॉल्यूशन क्या लाया कि रिवॉल्यूशन ने ये क्लेम किया, ये लाया कि जो लोग हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, वो अपना नेशन कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और देश का जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, वो अपने हाथ से बुनेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज है, ये जो फ्रेंच के लोग हैं, रिवॉल्यूशनरीज जो है, जो रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है कि वो जो लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, उनके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, हाँ हम एक है, एकता की जो भाव है वो कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा था सब अलग अलग भाषा, अलग अलग एथिक्स के एथनिक ग्रुप्स में बटे हुए थे। तो ये लाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जैसे ला पैट्री जिसका मतलब है द फादरलैंड, ले सिटोइन जिसका मतलब है द सिटीजन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, सबको एक ऐसा टर्म दे दिया गया कि आप इस फादरलैंड के सिटीजन हो, आप एक हो, और इस यूनाइटेड कम्युनिटी के आगे ये जो यूनाइटेड कम्युनिटी बना है, द फादरलैंड जो है, ला पैट्री जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के आगे आप इक्वल राइट्स आप एंजॉय करने वाले हो। आपने कुछ गलती की है तो आपको भी सेम सजा मिलेगी, तो बी ने अगर कोई गलती की है उसको भी सेम सजा मिलेगी, किसी को ऊंच नीच से नहीं देखा जाएगा। इक्वल राइट्स का एक टर्म, एक जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्सो उन्होंने क्या किया, फ्रांस में उन्होंने अपना फ्लैग इंट्रोड्यूस करा, फ्रेंच फ्लैग, जो कि ट्राई कलर का 3 रंग का है। ओके, और जो फॉर्मल रॉयल का जो रॉयल फ्लैग या रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, जो बर्बन फैमिली रूल कर रहे थे लुइस 16 के, राइट, लुइस 16 जो बर्बन फैमिली के अंडर रूल कर रहा था, उनका फ्लैग को उखाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। ऑल्सो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि जो एक्टिव सिटीजन्स थे ना, आई टेल यू, एक्टिव सिटीजन्स, द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ना सब कोई एक्टिव सिटीजन्स नहीं थे, सबको राइट नहीं था। ओनली मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है वही उनको ही सिर्फ अलाउंस था कि आप इलेक्शन कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो, बाकी वुमेन को तो कोई हक ही नहीं था। और जो मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं था उनको भी टाटा बाय बाय, नो अलाउंस। तो उनको जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनको क्या दिया गया, स्टेट जनरल को चुनने का मौका दिया गया। ठीक है, स्टेट जनरल मतलब स्टेट्स जो थे, अलग अलग स्टेट्स थे, क्लर्गी, नोबिलिटी, कॉमन क्लास, उनके जो जनरल थे उनको चूज करने का मौका दिया गया। ऑल्सो रिवोल्यूशनरीज ने और क्या क्या किया, न्यू हाइम्स बनाए। न्यू हाइम्स में जो मंत्र टाइप के हैं वो कंपोज किए। ओथ, वादा लिया गया। ठीक है, पब्लिक वादा जो ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, तो वो ऐसे ओथ लिए नेशन के नाम पे कि हम इस नेशन के लिए मर मिटेंगे। जो जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया रिवोल्यूशन के दौरान, जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे, उनको क्या क्या श्रद्धांजलि दिया गया, नेशन को याद करते हुए, नेशन के लिए जिन्होंने अपना जान दिया उनको श्रद्धांजलि दिया गया। ऑल्सो क्या किया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो क्या है, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया सबके लिए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक ऐसा है, जैसे मान लो एक ये कंट्री हो गई, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, चाहे आप इस पार्ट में रहो, इस पार्ट में रहो, इस पार्ट में रहो, इस पार्ट में रहो, इक्वल लॉ आपको दिया जाएगा, आप सब इक्वल हो। और वही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या करती है, लॉ को अच्छे से हो रही है कि नहीं एडमिनिस्टर करती है। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग उनका मेजरमेंट था, अलग अलग वेट्स था, तो एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट ला लिया गया। यही यूनिफॉर्म मेजरमेंट हर जगह में फॉलो होगी। ऑल्सो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे और ड्यूज थे, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका नेशन जो बनने से पहले अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड था, तो अगर आपको पार्ट ए से पार्ट बी टेरिटरी में जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ता था। ओके, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता था, आपको ये सामान लाते हो तो। ऑल्सो बी से सी जा रहे हो, उसमें भी देना पड़ता था। तो अगर आप ऐसा 16 टेरिटरीज क्रॉस कर रहे हो तो 16 बार आपको
क्या करना पड़ता था, टैक्स या कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, जिससे क्या होता था, बहुत लॉस होता था। तो उन्होंने ये सब हटा दिया। ऑल्सो जो रीजनल डायलेक्ट, जो लोकल भाषा था, उसको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, उसको माना गया, उसको भी रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन घोषित कर दिया गया। तो अब जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, उनका नेक्स्ट एम क्या था, उनका नेक्स्ट आइडियोलॉजी, नेक्स्ट उनका एक मिशन क्या था कि फ्रांस में उन लोगों ने रिवोल्यूशन ला के क्या वो शांत रहने वाले थे? नहीं, उनका एम था कि पूरे यूरोप में मोनार्की था, इंग्लैंड में था, रशिया में था, हर जगह में था, इटली में था। तो उनको था कि पूरे यूरोप का जो डेस्पोटिज्म है, जो यूरोप का जो पूरा ये जो लोगों का मोनार्की लोग जो इतना रिप्रेसिव वे में, इतने बुरे तरीके से लोगों को रूल कर रहे हैं, इसको उन्हें हटाना था। ठीक है, डेस्पोटिज्म से शांति देना था। ऑलराइट, एब्सोल्यूट पावर जो था मोनार्की का, क्रूअल वे में जो यूज करते थे, डेस्पोटिज्म का मतलब ये होता है। ऑलराइट, तो उनसे उनको आजादी दिलाना था, लोगों को लिबरेट करना था, और लोगों को, यूरोप की जो जगह है, लोगों को उनको एक नेशन बना के देना था। टेरिटरी में मत रहो, एक नेशन, एक टुगेदरनेस में बनो, एक यूनाइटेड नेशन बनो, साथ रहो। तो उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। So the events of France reached various other cities of Europe. तो ये जो events हो रहा था फ्रांस में, ये रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन, तो क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रांस से निकल के क्या हुआ, बाकी को जो यूरोपियन कंट्रीज, इटली हो गया, बाकी के जर्मनी हो गया, यहाँ पे पहुंचने लगा। जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, वहाँ के यूरोप के स्टूडेंट्स थे, और जो एडुकेटेड पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स या ग्रुप्स बनाने लग गए। रिवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन करेंगे वैसे पॉलिटिकल ग्रुप बनाने लग गए। उसमें से सबसे फेमस जो ग्रुप था वो था जैकोबिन्स क्लब। ओके, तो ऐसे कुछ क्लब बनाने लग गए। ऑल्सो जो फ्रेंच आर्मीज थे, उन्होंने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। ओके, ऑल्सो कुछ पार्ट इटली में भी वो घुस गए 1790s में। क्या, क्यों घुसे वो, इसलिए वो घुसे फ्रेंच आर्मीज, क्योंकि उनको नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो पूरे यूरोप पे फैलाना था। इसलिए वो फ्रांस को छोड़ के, फ्रांस में तो कड़ा और अभी फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में भी घुस गए मतलब अभी उनको नेशनलिज्म तो एक बहाना था, उनको बेसिकली कॉन्क्वर करना था, वो हम आगे देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो क्या होता है, कॉन्क्वरिंग जो स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, नेपोलियन का यहाँ पे होती है एंट्री। तो नेपोलियन आते हैं क्योंकि देखो, जैसे फ्रेंच आर्मीज है, उन्होंने क्या करा, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली, मतलब इटली के काफी सारे भाग को उन्होंने घेर लिया, वो लोग इन्वेट कर गए। क्यों इन्वेट कर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम आपको आजादी देने आए हैं, हम आपको एक नेशन स्टेट बनाने आए हैं, आपको नेशनलिज्म का आइडिया आपको देने आए हैं। तो नेपोलियन इसको लीड कर रहे थे। उसके अंडर इतना सारा जब एरिया आया, तो नेपोलियन ने क्या किया, काफी सारे रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जो कि ऑलरेडी फ्रांस में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये है नेपोलियन, देख लो, आई डोंट नो। सो ये है नेपोलियन, ही लुक्स क्यूट। तो ठीक है, तो नेपोलियन के जो रूल है उसमें कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ बुराइयां भी थी, कुछ कुछ अच्छाइयां भी थी। तो नेपोलियन जब आए, उन्होंने क्या करा, जो डेमोक्रेसी है उन्होंने फ्रांस से उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लाया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है, जिससे जो होल सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, जिससे जो पूरा सिस्टम है वो काफी ज्यादा अकाउंटेबल बना, ठीक है, कि इसमें कोई लूप होल ना रहे, ठीक है, रैशनल बनाया, एफिशिएंट बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिससे क्या हुआ, एक नेशन का ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा होने का चांसेस था। नेपोलियन ने उसके बाद क्या करा, एक रिफॉर्म स्टार्ट करा, एक कोड उसने स्टार्ट करा, दैट इज द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जिसने नेपोलियन ने स्टार्ट करा, जिसने काफी ज्यादा चेंजेस ला दिया पूरे यूरोपियन नेशन में। नाउ ये जो नेपोलियनिक कोड है उसके कॉन्स एंड प्रोस को हम देखते हैं, उसके बुराइयां और अच्छे को देखते हैं। पहले अच्छाइयां देख लेते हैं। तो ये जो नेपोलियनिक कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको जन्म लेते ही आप क्लर्गी, आप नोबैलिटी और आप लोअर क्लास, ये जो आपको प्रिविलेज मिल रही थी, क्लर्गी वाले को कोई टैक्स नहीं देना, सब टैक्स ये कॉमन पीपल को देनी है, ये उसने छीन लिया। ठीक है, अभी कोई बर्थ के हिसाब से आपको एडवांटेजेस नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये आपको क्या हुआ, प्रिविलेज उन्होंने छीन लिया।
ऑल्सो उन्होंने क्या नेपोलियनिक कोड के अंडर में ये भी उन्होंने मेक श्योर करा कि इक्वालिटी सबको मिले, लॉ के आगे सबको इक्वालिटी मिले, सब इक्वल रहे। ऑल्सो प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, अधिकार जो है प्रॉपर्टी का, वो सबको मिले। मोनार्की के टाइम में क्या था, कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता था कॉमन क्लासेस के लोग, वो क्या करते जब्त कर लेते थे लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या गया, आप सिक्योर्ड वे में बिना हुए टेंशन के नेपोलियनिक कोड के अंदर प्रॉपर्टी अपना सकते हो, प्रॉपर्टी का हक अपना रख सकते हो। ऑल्सो ये जो कोड्स था, ये जो नेपोलियनिक कोड था, जो रिफॉर्म था, वो बाद में फ्रांस के साथ साथ फ्रांस के साथ साथ जो रीजन फ्रांस के अंदर आया, फ्रेंच आर्मीज ने इन्वेट करा स्विट्जरलैंड, इटली, डच रिपब्लिक एंड जर्मनी, वहां पे भी इसको अप्लाई कर दिया गया। ऑलराइट। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, इतना कॉम्प्लेक्स करने के जगह पे उन्होंने सिंपल बना दिया, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट इजी बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपके प्रोज थे। ऑलराइट। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम जो थे, फ्यूडल सिस्टम मतलब आपका क्या होता है, लैंडलॉर्ड होगा, लैंडलॉर्ड के अंदर पीजेंट्स काम करेंगे, और पीजेंट्स क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को क्या करेंगे, वो उनके फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे और उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। फ्यूडल सिस्टम को भी उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। ऑल्सो पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स थे, जो सर्वडॉम्स थे, उनको मैनुअल ड्यूज देने की जरूरत नहीं थी। मैनुअल ड्यूज मतलब जो लैंडलॉर्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको एक अमाउंट देना पड़ता था, उसको भी खत्म कर दिया, फार्मर्स को आजाद कर दिया। ऑल्सो जो शहर था, टाउन्स थे, वहां पे जो गिल्ड बनाने का, एक कम्युनिटी बनाने का, जो जैसे मर्चेंट्स वगैरह बनाते हैं, अपना गिल्ड बनाते हैं, अपना कम्युनिटी बनाते हैं, वो एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया था मोनार्की के द्वारा। तो तब क्या किया गया, नेपोलियन ने क्या किया, ये जो रेस्ट्रिक्शन थे हटा दिया, और मर्चेंट्स लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को क्या बोला, अगर आप चाहो तो आप गिल्ड बना सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव करा नेपोलियनिक कोड के अंदर, और एक कॉमन करेंसी बना दिया गया। ठीक है, कॉमन करेंसी से क्या होता है, जैसे इंटरनेशनली क्या होता है, यूएस डॉलर में आपका सब कुछ खरीदना वगैरह होता है। जैसे इंडिया में देखो एक ही कॉमन करेंसी है, जैसे रुपीज, राइट। तो वैसे ही पूरे फ्रांस का या बाकी के जगह का जो जो इन्वेट किया था उन्होंने, जो जो अंडर थे, तो वहां पे उन्हें कॉमन करेंसी बना दिया गया, जिससे क्या होता है, खरीदना बेचना काफी ज्यादा इजी हो जाता है मर्चेंट्स लोगों के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह में कैपिटल लेके जाना भी उनके लिए इजी हो जाता है। फिर जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, और जो न्यू बिजनेसमैन थे, उनको ये न्यू जो मिला फ्रीडम, वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये जो नेपोलियनिक कोड है, उसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। जैसे जैसे कोई चीज अच्छा होता है ना, उसका कुछ बुरा चीजें भी होता है। क्या है, देखो इनिशियली जो जगह पे फ्रेंच आर्मीज ने इन्वेट करा, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान एंड वॉर्सो आपका एक सिटी है, ओके, इट्स नॉट अ कंट्री दो। सो ये लोगों ने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज को बहुत खुशी खुशी हाई हुल्ला से उन्होंने पूरा वेलकम करा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सून ये हॉस्टिलिटी में बदल गया। ऑलराइट, हॉस्टिलिटी में कैसे बदल गया, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि उनको दुख ही होने लगे, वो प्रोटेस्ट करने लगे, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट दैट। क्यों वो हैप्पी नहीं होने लगे, क्योंकि जो ये फ्रेंच आर्मीज थे, ये जो नेपोलियनिक कोड है, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम को अफेक्ट करने लगा। वो रूल करने लगे, वो डोमिनेट करने लगे। नेपोलियन क्या करने लगा, रूल करने, डोमिनेट करने का ट्राई करने लगा कि नहीं, इसको इलेक्ट करो, पॉलिटिक्स में ऐसा करो वैसा करो, तो पॉलिटिकल फ्रीडम उनसे छीन लिया गया। ऑल्सो बहुत ज्यादा टैक्सेशन बढ़ा दिया गया कि टैक्स तो बहुत देना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें उन्होंने कमाई जरूर, लेकिन खुद के बेनिफिट के लिए नेपोलियन ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप लगा दिया कि आप नेपोलियन के अगेंस्ट या फ्रेंच आर्मीज के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, कहीं पे भी बोल नहीं सकते। ऑल्सो कंपल्सरीली लोगों को, फैमिली से कोई ना किसी को एक को फ्रेंच आर्मी में घुसना ही है, एनरोल करना ही है और सर्विस देना ही है। ठीक है, इट वॉज कंपल्सरी। क्यों इट वॉज कंपल्सरी, बिकॉज उनको पूरे यूरोप को कॉन्क्वर करना था। नेपोलियन का ये आइडियोलॉजी था कि उनको पूरे यूरोप को कॉन्क्वर करना था। ऑलराइट, ओके, सो उनको पूरे यूरोप को कॉन्क्वर करना था। देन comes the making of nationalism in Europe, your second topic.
So now see, till mid 18th century in Europe there were no nation state. तो 18th century तक क्या था, कोई nation state का जिक्र नहीं था यूरोप में. Countries like Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and it was, यहाँ पे गलत लिखा गया है, just give me a second, cantons. Okay, यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिया गया है, it will be cantons. All right, cantons. This will be cantons. तो कंट्रीज जो थे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, वो अलग अलग किंगडम्स में, डचीज में, कैंटॉन्स में डिवाइडेड थे. तो डचीज मतलब जो ड्यूक थे वो भी एक टाइप के राजा टाइप के थे, तो उनमें डिवाइडेड थे. कॉन्टॉन्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, उसमें डिवाइडेड थे. किंगडम्स में डिवाइडेड थे. तो क्या अलग अलग टेरिटरी का अलग अलग इंडिपेंडेंट राजा था, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं था. एक राजा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं था. जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के लोग थे, ठीक है, दे वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विच विद इन विच लिव डाइवर्स पीपल. सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंदर थे. ऑल राइट, तो वो क्या थे, राजा जो थे, मोनार्की मतलब क्या होता है, राजा रानी का रूल, तो उसके अंदर थे. और उसके अंदर क्या रहते थे, काफी ज्यादा डाइवर्स लोग रहते थे. डाइवर्स लोग मतलब अपना अपना भाषा बोलते थे, उनका अलग भाषा होता था, अलग एथनिक ग्रुप होता था, ठीक है. उनके अंदर कोई कलेक्टिवनेस नहीं था. 18th सेंचुरी में ये देखा गया था कि, मैं फिर से बताती हूँ, कोई नेशन स्टेट नाम का कोई चीज नहीं था. अलग अलग किंगडम्स, डचीज में डिवाइडेड थे. लोग जो थे सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप के, वो मोनार्की के अंदर थे. और उसके अंदर जो लोग थे वो काफी बिखरे हुए डाइवर्स थे, डाइवर्सिटी था. जैसे इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वैसे वहां पे भी डाइवर्सिटी था. अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप के थे. और उनके अंदर कोई कॉमननेस नहीं था कि हम एक है, यूनिटी का भावना नहीं था, एक कॉमन कल्चर नहीं था. जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर है, जिसने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी में उन्होंने रूल करा था. वहां पे क्या हुआ, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है और काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग थे. अलग अलग रीजन जैसे द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सडेटनलैंड एंड बोहेमिया. ऑलराइट, ये अलग अलग रीजन थे और अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर थी, अलग अलग नियम थे, अलग अलग लैंग्वेज थे. लेकिन जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो बेसिकली क्या भाषा में बात करते थे, वो बेसिकली जर्मन में बात करते थे. ओके, जर्मनी लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज में बात करते थे. एक ही चीज जो उनको साथ में बांधे रख रही थी, ये नहीं कि हम एक है, हमारा हम भाई बहन है, यूनिटी. जैसे इंडिया में कैसे यूनिटी है, डाइवर्सिटी यूनिटी, राइट, डाइवर्सिटी है बट यूनिटी है. लेकिन वहां पे एक ही जो कॉमननेस थी, एक ही चीज की वजह से लोग एक साथ थे. क्यों, एम्परर जो राजा के डर से वो एक साथ थे, क्योंकि राजा वहां पे रूल कर रहे थे. बाकी उनमें कोई सिमिलरिटी, कॉमननेस था ही नहीं. कि बोहेमियन लोग बहुत अलग होते हैं, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया के लोग काफी अलग हो रहे हैं, ठीक है, वो था. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास. तो अभी हम देखते हैं ये एरिस्टोक्रेसी क्या है. व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास. नाउ यू सी इन यूरोप जो एरिस्टोक्रेसी था वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, जबकि सबसे छोटा पार्ट उन्हीं का था. पॉपुलेशन के मामले में वो सबसे कम थे, लेकिन जो लैंड जो वो ओन करते थे एरिस्टोक्रेसी सबसे ज्यादा करते थे. ऑल राइट, ये जो मेंबर थे खुद को एक मानते थे एरिस्टोक्रेसी के लोग यूरोप में, चाहे फ्रांस से हो, इटली से हो, हंगरी, ऑस्ट्रिया, कहीं से भी हो. अगर आप एरिस्टोक्रेसी क्लास के हुए तो वो अपने आप को एक जैसा मानते थे कि वी आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, हम एक टाइप के वाइब करते थे. वो कैसे वाइब करते थे, क्यों वाइब करते थे? क्योंकि उनका रहन सहन एक जैसा था. निठल्ले के तरह लोगों को चूस के, उनका टैक्स लेके, उनको अपने लैंड में काम करा के पूरा एक लग्जरियस लाइफ जीते थे, ठीक है. जिससे क्या होता था, ये जो रीजनल डिवीजन था, मैं फ्रांस का एरिस्टोक्रेट, वो इटली का एरिस्टोक्रेट, ये जो डिवीजन था वो टूट जाता था और वो क्या करते थे, अपने आप को एक समान मानते थे, ठीक है, क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ एक था. ऑल्सो ये जो एरिस्टोक्रेट थे वो कंट्री साइड में, मतलब कंट्री साइड आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी और आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, वहां पे काफी ज्यादा लैंड रखते थे. ऑल्सो टाउन में भी
और लैंड मतलब टाउन के बाहर तो रखते ही थे लैंड वगैरह, जमीन प्लॉट वगैरह रखते ही थे जहाँ पे वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करवाते थे। कहाँ से? कॉमन लोगों से करवाते थे, स्मॉल लैंड ओनर्स फार्मर्स से करवाते थे। ऑल्सो टाउन के अंदर भी क्या करते थे, वो घर बना के रखते थे, बड़े बड़े घर। ऑल्सो ये जो लोग थे वो खुद को काफी हाई क्लास दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में वो खुद को कूल दिखाने के लिए कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया ये काफी छोटा सेगमेंट था पॉपुलेशन का, एरिस्टोक्रेसी। जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो किससे बना हुआ था? जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था वो पीजेंट्री से बनाया गया था। ओके, पीजेंट्री मतलब जो फार्मर क्लास है, उन्होंने क्या किया था, ये पूरे पॉपुलेशन को वो पूरा क्या करते थे, फिलअप करते थे। जो पीजेंट्री फार्मर क्लास थे वो पूरा ज्यादा मैक्सिमम थे। ये जो एरिस्टोक्रेट थे वो काफी कम थे। लेकिन ये जो एरिस्टोक्रेट्स का लैंड है वो कौन फार्म करते थे? ये टेनेंट्स जो थे, जो टेनेंट्स भाड़े में फार्मर्स आते थे, छोटे छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स फार्मर्स आते थे, सर्व्स आते थे, मतलब बेसिकली फार्मर्स पीजेंट्स, ये लोग क्या करते थे, लैंड को जोतते थे, फार्मिंग करते थे। तो देख लो यहाँ पे एक डिफरेंस देख लो, इतना छोटा सा पॉपुलेशन इतने बड़े पॉपुलेशन पीजेंट का पूरा कंट्रोल करते थे, उनको लैंड नाम का कोई चीज देते नहीं थे, पूरा रूल करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे। ऑलराइट, तो ये सब से क्या हुआ, मिडिल क्लास कैसे आया? एरिस्टोक्रेसी तो था, लेकिन ये मिडिल क्लास जो है, आज जैसे कि हम मैक्सिमम क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं, तो ये मिडिल क्लास कैसे आया? मिडिल क्लास आया इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन फ्रांस में और कुछ पार्ट्स ऑफ जर्मन में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होते ही एक नया सोशल ग्रुप फॉर्म हुआ, जहां पे वर्किंग क्लास जो थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करते थे, ठीक है, बने। मिडिल क्लास बने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करते थे। ओके, जो बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ये लोग का एक अलग ग्रुप बना और इनको क्या कहा गया? मिडिल क्लास कहा गया। आज तो इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन काफी रिच है, जैसे अब टाटा देख लो, अदानी देख लो, अंबानी देख लो, राइट, दे आर वेरी 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 रिच। तो पहले वो लोग मिडिल क्लास में आते थे बिकॉज इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू चीज था वो। ऑल्सो ये जो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, काफी उनका ये जो मिडिल क्लास था, उनका जो सोच था लिबरल था। लिबरल मतलब क्या? हाँ, हो सकता है आपकी सोच अलग हो, मेरी सोच अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूंगी। आपको भी उतना ही इज्जत दूंगी, लेकिन मुझे भी उतना इज्जत चाहिए। लिबरल का ये सोच होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है कि हम एक समान है, उसको लाया। और ये एरिस्टोक्रेसी के जो लोग हैं, उनको जो इतने सारे प्रिविलेज देके रखा है, ये लैंड उनका, टैक्स नहीं देना, उनके अंदर काम करना है, ये सबको एबोलिश करा। इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करने का स्टार्ट करा। ऑलराइट, सो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अभी हम पढ़ने वाले हैं जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसका मतलब क्या होता है। ऑलराइट, सो ये जो टॉपिक्स है, ये आपके बुक्स में दिया गया है, मैं टॉपिक वाइज समझा रही हूँ, जिससे क्या होगा, आप जब पढ़ोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। So idea of nationalism, the ideas of national unity closely allied with the idea of liberalism in the early 19th century. So nationalism का जो idea है, national unity, कि हम एकजुट एक समान है, वो काफी सिमिलर है, काफी मिलता है लिबरलिज्म से। क्यों? वहां पे भी लिबरलिज्म का भी मैंने आपको अभी समझाया। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, हम एक है, आपके जो भी व्यू हो एक्सेप्टेबल है और हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। नेशनल यूनिटी का भी सेम है, चाहे आप अलग लैंग्वेज बोलो, कुछ भी बोलो, आपका थॉट अलग हो, आप एक्सेप्टेड हो, आप एक यूनिटी हो, आप एक यूनिट का पार्ट हो। ऑलराइट, तो 19th सेंचुरी में ये उनका आइडियोलॉजी सेम रहा। तो लिबरलिज्म का मतलब जो होता है, एक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया लिबर, जिसका मतलब है फ्री। ओके, जिसका मतलब है फ्री। सो जो मिडिल क्लास लोग थे, उनके लिए जो लिबरलिज्म था, उनके लिए था फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर लॉ, ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो जो मिडिल क्लास है, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हम नहीं काम करेंगे एरिस्टोक्रेसी के अंदर,
हम नहीं खेत जोतेंगे, हमें नहीं देना पैसा, हम क्यों इतना ये सब करें, हमें चाहिए फ्रीडम और हमें चाहिए इक्वालिटी। आप एरिस्टोक्रेसी के पार्ट हो, मेंबर हो, आप एरिस्टोक्रेटिक हो, इसलिए आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिले और हम मिडिल क्लास या कॉमन पीपल है और हमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो, ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ऑलराइट, तो उनको क्या चाहिए था, इक्वालिटी चाहिए थी लॉ के आगे। ठीक है, ऑल्सो उनका ये भी सोच था जो गवर्नमेंट होगा वो लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, लोगों के कंसेंट के द्वारा, लोगों के अनुमति के द्वारा, लोगों के सोच के द्वारा, कंसेप्ट लोग बनाएंगे, लोग इसके बनाएंगे गवर्नमेंट को, उनका ये थॉट था। ऑलराइट, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ओके, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ, जब से स्टार्ट हुआ लिबरलिज्म का और एक मतलब ठहराया गया कि लिबरलिज्म मतलब है ये जो ऑटोक्रेसी है, ये जो मोनार्की है, ये जो ऑटोक्रेटिक लोग है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की है जो इतना हार्श रूल करती है, केयर नहीं करती अपने जनता का, और ये जो क्लर्गी के लोग हैं इनको जो इतना बेनिफिट देके रखा है कि टैक्स भी तुमको मिलेगा, लोग आके तुमको टैक्स देंगे, कॉमन लोग, और तुम टैक्स कुछ पे नहीं करोगे, तुमको सर्विसेज देना पड़ेगा, ये प्रिविलेज खत्म करना है। इसके अगेंस्ट में खत्म करने के लिए लिबरलिज्म इसके लिए भी खड़ा होता है, इसके लिए भी इसका मतलब कहा जाता है। सो जो लिबरल नेशनलिज्म ये सब कुछ पॉइंट्स के लिए माना जाता है, स्टैंड आउट करता है। ऑलराइट, बेसिकली क्या है, मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी, और लिबरल नेशनलिज्म का मेन मतलब है ये ऑटोक्रेसी खत्म करना है, और ये जो क्लर्गी के लोगों को आपको दिया गया है बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस है, उसको खत्म करना है। ऑल्सो ये जो नेशनल लिबरलिज्म के जो मिडिल क्लास थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये राजा का कॉन्स्टिट्यूशन फेंको डस्टबिन में, ठीक है, गार्बेज में फेंको, और अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे। हम अपना गवर्नमेंट में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव हम चुनेंगे। जैसे अभी हम क्या करें, हम अपना एमपीज चुनते हैं, एमएलएज चुनते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जो सोच है, जो हमारे नीड्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वैसे उन्होंने सोचा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट एक बनाएंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट करेंगे। ऑल्सो लिबरल्स ने ये भी देखा, ये भी उन्होंने उस पर भी फोकस करा, उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो पहले ओन नहीं कर सकते थे, लिबरल्स चाहते थे कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्ट्रेस या टेंशन के जो लोग हैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सके। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा ना लगे कि ऑटोक्रेटिक लोग आएंगे और लेके चले जाएंगे, मोनार्की क्लार्की क्लास आएगा लेके चला जाएगा, उनको ऐसा सोच ना हो, ऐसा टेंशन ना हो, वो इसके लिए भी फोकस कर रहे थे। ऑलराइट, नाउ इक्वालिटी सॉरी, इक्वालिटी जो है, इतना हम बोल रहे हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ लॉ, सच में इक्वालिटी है? मैंने आपको पहले क्या कहा, थोड़ी देर पहले जब मैं समझा रही थी कि इक्वालिटी एक्चुअली सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और लोग मतलब आई मीन मेन, नॉट फीमेल। फीमेल को तो मतलब गेट आउट कर दिया गया है सीन से ही। तो इक्वालिटी तो था, लेकिन ये जो लॉ था यूनिवर्सल सफरेज का, वो लोग नहीं मानते थे। यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट, सबको राइट हो वोट करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, हाँ 18 अबव होना पड़ेगा, 21 अबव होना पड़ेगा, प्रॉपर्टी हो, नॉन प्रॉपर्टी, मैन वुमेन हो, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे क्या था, इक्वालिटी था लेकिन यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं को था एक्सक्लूसिवली जिनको प्रॉपर्टी था, जिनके पास प्रॉपर्टी था, और वो एक मैन हो। जो मैन थे, जो लड़के या मर्द थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और सारे औरत, प्रॉपर्टी हो ना हो, उन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स या पॉलिटिकल चीजों से काफी दूर रखा गया। ठीक है, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, काफी छोटे से टाइम के लिए, जब जैकोबिन्स के अंदर आई गेस आई आपका फ्रांस, तब क्या किया गया, जो एडल्ट मेल थे, काफी एडल्ट मेल, फीमेल्स को तब भी नहीं दिया गया दर्जा, जो मेल्स थे उनको राइट टू वोट दिया गया। ऑलराइट, चाहे प्रॉपर्टी हो या नहीं प्रॉपर्टी हो। लेकिन जैसे नेपोलियन आए और अपने नेपोलियनिक कोड उन्होंने इम्पोज करा, तो ये जो राइट टू वोट है काफी लिमिटेड कर दिया गया। फिर से क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी जिसके पास है, मर्दों के पास है, वही वोट दे सकते थे, और जो वुमेन है उनको तो एक
माइनर कैटेगरी दे देगा कि तुमको तो हम सिटीजन कंसिडर ही नहीं करते, तुम माइनर हो और तुम एक अपने पापा या अपने पिताजी या अपने हस्बैंड के क्या हो, संपत्ति हो, ऐसा एक ऑब्जेक्ट का कैटेगरी दे दिया गया था। तुम एक माँ अपने पिता या अपने हस्बैंड का, पति का तुम क्या हो, एक संपत्ति हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। तो बेसिकली जो वुमेन थे और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे, जो मर्द थे, नॉन प्रॉपर्टी मेन जो थे, उन्होंने क्या करा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी वोट देना है। क्यों सिर्फ प्रॉपर्टी मेन को वोट देने का अधिकार होगा? ऑलराइट, अभी हम देखते हैं लिबरलिज्म में इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। व्हाट इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म? तो लिबरलिज्म में इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, हम इस पे ध्यान देते हैं। Now, in economic spheres, liberalism stood for freedom of market and abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capitalism. मैंने पहले ही समझाया था आपको, राइट? जो लिबरलिज्म है उसमें क्या होता है, आपको जो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, उनको क्या चाहिए था, मार्केट में फ्रीडम चाहिए था। उनको ये नहीं चाहिए था कि स्टेट में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, आप यहाँ से अपना सामान वहां पे लेके नहीं जा सकते, यहाँ से पैसा वहां लेके नहीं जा सकते, आपको टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो अपने अपने जो अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके अलग अलग अपने अपने करेंसी हुआ करते थे, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अलग अलग मेजरमेंट होता था, अलग अलग वेट्स होता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी मर्चेंट्स को। तो जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, क्या पार्ट ए से पार्ट बी मूव करते थे, उनको अलग अलग टैक्सेस देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता था, जिससे क्या होता, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और जो प्रॉफिट था वो काफी कम जाता था। तो ये जो मर्चेंट्स और बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट बनता ही नहीं था, प्लस ये लॉस मेकिंग बन जाता था। तो ये जो मर्चेंट्स थे, ये सब जो था, ये सब जो सिनेरियो था, उसको काफी ज्यादा एक ऑब्स्टिकल, एक बाधा की तरह देखते थे, जिससे क्या होता था, ग्रोथ जो है, कमर्शियल क्लास जो न्यू न्यू बना है, मिडिल क्लास, कमर्शियल क्लास मतलब जो मिडिल क्लास है, उनके ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। ऑलराइट, तो उन्हें क्या चाहिए था, यूनिफाइड, एक यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, जहाँ पे करेंसी सेम हो, मेजरमेंट सेम हो, कैपिटल सेम हो, जिससे क्या होगा, मूवमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, सामान का, लोगों का और पैसों का। ऑलराइट, नाउ इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लिए क्या स्टेप्स लिया गया ना, ये देखो, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने डिमांड करा कि हमें यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा, मूवमेंट करना स्टार्ट करा। तो 1834 में एक यूनियन बनाया गया, कस्टम्स यूनियन बनाया गया, जिसका नाम ज़ोल्वेरीन भी रखा गया। ओके, तो ये बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, प्रूशिया के द्वारा बनाया गया, और बाद में जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। ओके, तो इस यूनियन ने क्या करा, ये जो टैरिफ बैरियर्स थे, अलग अलग टैरिफ मतलब टैक्स आपको देना पड़ता है आपके गुड्स में, ठीक है, आप कोई सामान ला रहे हो, तो अगर आप इंटरनेशनल कोई सामान इंडिया पे ला रहे हो तो आपको कुछ कुछ टैक्स देना पड़ता है, राइट? तो वो सब देना उन्होंने एबोलिश कर दिया कि आपको देने की जरूरत नहीं है। पूरे जो स्टेट में, पूरे जो एरिया में 30 टाइप के करेंसीज थे। कैन यू इमेजिन, पार्ट ए से आपको, मतलब आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो, अलग अलग करेंसी, तो ये कितना परेशानी की बात है, करेंसी चेंज करते बैठो। तो उन्होंने क्या करा, 30 नंबर ऑफ करेंसी से 2 करेंसी कर दिया, 2 टाइप का करेंसी कर दिया। जैसे क्या हुआ, गवर्नमेंट लोगों के लिए, जो बिजनेस क्लास के लोग थे उन लोग के लिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का, कैपिटल का इधर उधर करना काफी आसान हो गया, टाइम लेस कंज्यूम करने लगा और प्रॉफिटेबल भी होने लगा। ऑल्सो उन्होंने क्या किया, रेलवे नेटवर्क को काफी ज्यादा अच्छा बनाया, काफी ज्यादा इंप्रूव करा, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नेशनल का, एक नेशन का यूनिफिकेशन हुआ। ऑलराइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ऑलराइट, और नेशनल एक यूनिटी भी बना, यूनिफिकेशन भी बना। ऑल्सो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो वेव है, ओके, भूचाल से, उससे क्या हुआ, ये तो छोटा सा पार्ट है, नेशनलिज्म का एक पार्ट है छोटा सा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसने क्या किया, जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके सेंटिमेंट को टच करा, जिससे आगे क्या होता है, नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा ज्वार आने वाला है। तो नाउ द थर्ड टॉपिक इज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अभी क्या होता है, देखो, ऑलमोस्ट रिपब्लिक आ गया है। अभी ज़ोल्वेरीन ने भी इतना सब कुछ हटा दिया है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आ गया है, लिबर्टी भी आ गई है, मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, हो रहा है। लेकिन उसी टाइम में 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुई।
ऑलराइट, व्हाट इज द बैटल ऑफ वाटरलू? 1815 में वाटरलू हुआ और बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, और इसमें कौन लड़ा? यूरोपियन पावर्स जो थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिनको कंजर्वेटिज्म का पार्ट कहा जाता है। मेन यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जिनको कंजर्वेटिज्म का मेन कंट्री कहा जाता है, उन्होंने एक साथ आए और उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई की? उन्होंने नेपोलियन के आगे लड़ाई की। उनके नेपोलियन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, और इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? द बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रिया के, उनके अंदर एक स्पिरिट था, उनके अंदर एक जोश था कि हम कंजर्वेटिज्म लाएंगे, हम ट्रेडिशनलिज्म लाएंगे। तो उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया, अंडू कर दिया। जितना नेपोलियन कोड लाया था, इक्वालिटी लाई थी, ये लाया था, वो लाया था, सब उखाड़ के फेंक दिया। और उन्होंने क्या करा? पुराना जो सिस्टम था मोनार्की को लेके आए, मोनार्क का पावर लेके आए। बर्बन जो डायनेस्टी जो उखाड़ के फेंक दिया गया था, किंग लुइस 16 को लात मार के निकाल के फेंक दिया गया था, उनको फिर से वापस लेके आए। किंग लुइस 16 तो नहीं, बाकी नेक्स्ट राजा को लेके आए, बर्बन फैमिली का। चर्च को पावर दे दिया गया कि हाँ भाई तुम टैक्स लो, भर भर के टैक्स लो। सोशल हायरार्की जो था कि क्लर्गी, नोबिलिटी, देन योर कॉमन पीपल, सो ये एक सोशल क्लास ला दिया गया। ऑटोक्रेटिक रूल की कंप्लीट मोनार्की, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का कोई चांस ही नहीं है, ला गया। सेंसरशिप ला दिया गया कि अगर आप कोई छाप ही नहीं सकते, आप अगेंस्ट पे, ये जो आपका अगेंस्ट पे, आप नेशन के अगेंस्ट पे आप कुछ छाप ही नहीं सकते। ऑलराइट, ये ऐसा ला गया कि आप ये जो गवर्नमेंट है, चर्च है, अब ये जो यूरोपियन पावर्स है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में आप कहीं पे भी कुछ छाप नहीं सकते। आप सॉन्ग्स में नहीं बोल सकते, पोइम्स में नहीं बोल सकते, आप नोबल्स में कुछ नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगा दिया गया। उसके बाद क्या होता है? एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन होता है। व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वीना? नेपोलियन को हराने के बाद 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एक जगह है वीना में, वो मिलते हैं। वीना में एक मीटिंग होस्ट किया जाता है, एक मीटिंग अरेंज किया जाता है। एक ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम ड्यूक मेटरनिच थे, वो उन्होंने उनके अंडर पे ये मीटिंग उन्होंने होस्ट करा। और वहां पे जो ये 4 कंट्री थे, 4 यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना साइन करा 1850 में। ऑलराइट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? यू सी, क्या क्या था, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वीना was signed in 1815। जैसे मैंने कहा, द बर्बन डायनेस्टी ऑफ फ्रांस, उसको रिस्टोर कर दिया गया पावर में। ठीक है। ऑल्सो फ्रांस जो कंट्री था, यू सी, उसके आसपास में काफी सारे स्टेट्स को बना दिया गया, छोटे छोटे स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया बाउंड्री में, फ्रांस के बाउंड्री में, जिससे फ्रांस का जो आगे एक्सपेंशन होगा, वो अगर एक्सपेंड करे, इन्वेट करने का ट्राई करे, वो और ना कर पाए। नेपोलियन के दौरान हमने क्या देखा? फ्रेंच आर्मी ने इन्वेट करा स्विट्जरलैंड में, हॉलैंड में, उन लोगों ने क्या करा? इन्वेट करा। तो उनको डर था कि और इन्वेट ना करें, यूरोपियन पावर्स को डर था और इन्वेट करके हमें ना कब्जा कर ले, तो उन्होंने सेटअप कर दिया। ऑल्सो जो प्रूशिया था, प्रूशिया को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी दिया गया उसके वेस्टर्न फ्रंटियर में, राइट। ऑस्ट्रिया को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली में। रशिया को एक पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। प्रूशिया को एक पोर्शन दिया गया सैक्सोनी का। ऑल्सो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये सब तो उन्होंने करा। ठीक है, ये सब अपना बेनिफिट के लिए ट्रीटी ऑफ वीना साइन करके अलग अलग अपने पार्ट्स को ये हिस्सा दे दिया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में 39 स्टेट्स बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, 39 स्टेट्स क्यों बनाया गया था? ओके, 39 स्टेट्स बनाया गया था, उसको उन्होंने टच ही नहीं किया। क्यों टच नहीं किया? क्योंकि वो चाहते नहीं थे बेनिफिट हो, राइट, लोकल लोगों का बेनिफिट हो, वो चाहते नहीं थे। 39 स्टेट्स बनाया गया था क्योंकि वहां पे अलग अलग टैक्सेस होंगे, अलग अलग, मैंने आपको कहा ना, ज़ोल्वेरिन फॉर्म भी, ज़ोल्वेरिन क्यों फॉर्म भी? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे, वहां पे अलग अलग करेंसी, वेट मेजरमेंट, आपका अलग अलग सब सिस्टम अलग अलग। तो ये 39 स्टेट्स को ज़ोल्वेरिन ने बनाया था, उसको भी
सॉल्वेंट में उसको क्या क्या था, खत्म कर दिया था। लेकिन ये जो 39 स्टेट्स फिर से आ गया था, नेपोलियन ने जो बनाया था उसको, तो ये जो ट्रीटी ऑफ वीना के जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको छोड़ दिया। तो बेसिकली जो यूरोपियन पावर्स थे, ये जो आपके रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, उनका मेन आइडियोलॉजी क्या था, मेन इंटेंशन ये था कि पूरे यूरोप में क्या करना है, मोनार्की को लाना है, राजा के रूल को लाना है और कंजर्वेटिव थॉट रखना है, हमें मॉडर्न नहीं होना है, ठीक है। ये उनका थॉट था। अब ये जो कंजर्वेटिव रिजीम है, इसका ड्रॉबैक या इसका बुरा क्या चीज है, इसका कुछ बुरा तो होगा ऑफ कोर्स। ये है कि ये पूरा ऑटोक्रेटिक था। आप नहीं बन सकते, कभी गवर्न नहीं कर सकते अपने नेशन को, क्योंकि सिर्फ मोनार्की ही रूल करेगी और बहुत बुरे तरीके से रूल करेगी। ऑल्सो ये जो कंजर्वेटिव रिजीम था, ये जो कंजर्वेटिव के जो राज जो चल रहा था, वहां पे क्या हुआ, क्रिटिसिज्म उन्होंने अलाउ नहीं करा, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म किया तो आपको देश निकाला कर देंगे। ऑल्सो सेंसरशिप, मैंने बताया, सेंसरशिप लगा दिया उन्होंने न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स में, राइट। फिर आता है द रिवोल्यूशनरीज। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, ऑलराइट। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, ओके, तो इन्होंने क्या करा, आफ्टर कंजर्वेटिज्म केम इन पावर, द फियर, it's not dear but fear, the fear of the fear of suppression drive many liberal nationalists underground. The fear of repression होगा, depression, I don't know how it's written as repression. The fear of repression drive many liberals underground. So क्या हुआ, जब ये conservatism आया, ये जो नेशनलिस्ट लिबरल जो लोग थे, जो रिवोल्यूशन कर रहे थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनके मन में तो डर आ गया कि अगर हम क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को, अगर हम प्रोटेस्ट करें, अगर हम कोई प्लॉटिंग करें, रिवोल्यूशन करने का, मार्च करने का, ये लोग तो हमें दबा देंगे, ये तो हमें पूरा खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ, छोटे छोटे खुफिया सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे पूरे यूरोप में। किस लिए बनने लगे, इसलिए क्योंकि उनको लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करना था और उनको रिवोल्यूशनरीज को, जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, उनको ट्रेन करना था कि कैसे रिवोल्यूशन आगे बढ़ाते जाना है, ऑलराइट। तो उनके लिए, रिवोल्यूशनरीज लोगों के लिए, ये नेशन को एक नेशन स्टेट बनाना, फिर से ये जो ऑटोक्रेटिक रूल है, इससे आजादी पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रीडम स्ट्रगल का, ऑलराइट। सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज में आते हैं आपका इटालियन, हु वाज मजीनी एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, हम देखते हैं, ऑलराइट। तो ग्यूसेप्पे मजीनी जो थे, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने 1807 में जन्म लिया था जिनिया में, ऑलराइट। तो वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थे, मेंबर थे एक रिवोल्यूशनरी पार्टी का, सोसाइटी का। तो वो क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के वो मेंबर थे। लेकिन क्या हुआ, 24 के उम्र में उनको देश से निकाल दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। क्यों निकाल दिया गया उनको, क्योंकि वो लिगुरिया नाम की एक जगह पे वो क्या कर रहे थे, लिगुरिया जगह के एक नाम पे वो रेवोल्यूशन लाने का प्लॉटिंग कर रहे थे। जैसे पता चला, क्या हुआ, मजीनी को, ठीक है, ग्यूसेप्पे मजीनी को देश निकाला कर दिया गया 24 इयर्स की उम्र में। जैसे वो देश से निकल गया, उसको और 2 सोसाइटी मिली, सीक्रेट सोसाइटी मिली, जिसका आइडियोलॉजी सेम था, यहाँ के लोगों का मेंटालिटी सेम था। क्या मेंटालिटी था उनका, मेंटालिटी ये था कि पहले तो 2 सोसाइटी वो देख लेते हैं, एक है यंग इटली इन मर्सिलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। जहाँ के जो लोग थे, उनका मेंटालिटी एक था कि उनको लिबरलिज्म और नेशनलिज्म पे, उन पे फोकस करना है, उनको फ्रीडम चाहिए, नेशन स्टेट बनाना है। और यहाँ के जो मेंबर थे वो बेसिकली मेन थे, कहाँ से थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स के मेंबर थे, ऑलराइट। तो मजीनी का जो माइंडसेट था वो ये था कि भगवान चाहते हैं, वो ये नहीं बोलते कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने बोला भगवान चाहते हैं कि ये जो नेशन है यूनाइटेड रहे, और ये एक मैनकाइंड जो हम ह्यूमन है उसका एक यूनिट हम एक बनाए, अलग अलग टेरिटरी में डिवाइडेड ना हो। वो चाहते थे कि इटली जो 2 सिसिलीज एंड लंबोर्डी किंगडम ऑफ सिसिलीज
एंड लैम्बॉर्डी में डिवाइडेड है और अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड है। वो चाहते थे कि उसका यूनिफिकेशन हो, एकजुट, एक समान, एक इटली बन जाए, वो एक नेशन बन जाए, ठीक है। तो ये उनका सोच था। उनको फॉलो करते करते क्या हुआ, और बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे पूरे यूरोप में, ठीक है। क्यों? उनका यही आइडियोलॉजी था कि उन्हें क्या करना, नेशन स्टेट बनाना है। तो मजीनी का जो ओपिनियन है, ऑपोजिशन है, वो जो मजीनी जो मोनार्की के अगेंस्ट बोलते हैं, उनका जो विजन है, उनका जो ड्रीम है कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए, और ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो गवर्नमेंट था, उनके अगेंस्ट जो वो प्रोटेस्ट करते थे, उनका जो रूल था, उनका जो विजन था, उससे जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था वो काफी ज्यादा डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अरे ऐसा मूवमेंट करने लगा तो एक बार फिर से मोनार्की तो खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ जाएगा। ये जो मेटरनिच था, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट किया था, उसने मुजीनी को क्या कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा था कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब ये हमारा जो हमने बना के रखा है, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, क्लर्गी है, नोबिलिटी है, हम लोग जो अलग अलग सोशल क्लास बना के रखे हैं, इसके लिए बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो रूल करने का क्षमता है, हमारा पावर, हमारा प्रिविलेज छिन जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल। ये मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं आपके। जैसे आई प्रॉमिस्ड यू, मैं 2 टॉपिक फिनिश करूंगी। ये 2 टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए हैं। आगे के वीडियोस में और 2 टॉपिक करके मैं फिनिश कर दूंगी। सो डिटेल में स्टोरी टेलिंग वे में मैंने समझा दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, डू कमेंट डाउन। ऑलराइट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर आपका कोई एस्पिरेंट दोस्त है तो आप उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और अब 10th के स्टूडेंट है तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। डोंट बी सेल्फिश, डू शेयर। ऑल्सो हमारी इतने मेहनत के लिए, एडिटिंग के लिए, थंबनेल के लिए, और जो मैं इतना बोल रही हूँ उसके लिए आप एक लाइक कीजिए, ऑलराइट, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर बजाइएगा, जिससे क्या होगा कि हम कुछ भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड ऑल्सो डू चेक आउट अदर वीडियोस जो बाकी के फैकल्टी मेंबर्स बनाते हैं, क्योंकि वो भी इक्वली काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।